अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, तैयबा हफीज़ हेयर फ्रॉम स्टडी रिवर। एनवायरमेंट साइंस की लेक्चर सीरीज़ में हमारा चैप्टर 4 चल रहा है एनवायरमेंटल पोल्यूशन वाला, और आज हम पढ़ेंगे सॉइल पोल्यूशन। सॉइल क्या होता है? दिस इज़ अपर लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है, जिसमें हम ग्रोथ कराते हैं, प्लांट्स ग्रो कराते हैं। अब अगर ये अपर लेयर ऑफ द सॉइल, इसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है, इसकी अपनी एक कॉम्पोजिशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ड्रा करूँ तो सॉइल के पार्टिकल्स की कुछ इस तरह से शेप होती है, ठीक है, ऐसे सॉइल के पार्टिकल्स की। तो ये बहुत ज़्यादा आपस में अटैच नहीं होते, दरमियान में स्पेस होती है, उसको हम सॉइल पोर्स कहते हैं। अब यहाँ पे अगर प्लांट रूट्स हैं और यहाँ पे कोई प्लांटेशन है तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी होती है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी है, फिर यहाँ पे वाटर भी है, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारे न्यूट्रिएंट्स भी हैं। फिर यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, इंसेक्ट्स वगैरह, जो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं। तो सॉइल की अपनी एक कॉम्पोजिशन होती है, इसकी अपनी एक पीएच होती है, इसका अपना एक एसिड का लेवल होता है, बेस का लेवल होता है, इसके अंदर पूरी एक एक्टिविटी चल रही होती है, इसकी अपनी एक लाइफ होती है सॉइल की, जिसको बायोडाइवर्सिटी ऑफ लैंड या बायोडाइवर्सिटी ऑफ सॉइल कहा जाता है। इसके अंदर प्लांट्स भी होते हैं, रूट्स भी होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल कर रहे होते हैं। अब अगर यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, यहाँ पे हार्मफुल पोल्यूटेंट्स आ जाए, या फिर यहाँ पे एक्सेसिव अमाउंट हो जाए किसी चीज़ की, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए, ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो जाए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेड, कैडमियम ऐसी चीज़ें अकोमुलेट हो जाए, तो फिर सॉइल की कॉम्पोजिशन के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है, और सॉइल का जो फंक्शन होता है वो भी उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। सॉइल का फंक्शन है प्लांट्स की ग्रोथ, उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, उनको हेल्दी रखना, तो वो भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये कहाँ से आते हैं? कंस्ट्रक्शन साइट से। अब इरिगेशन प्रैक्टिसेस अगर आपकी अच्छी नहीं है, मतलब आपका जो इरिगेशन का वाटर है वो साफ़ नहीं है, उसके अंदर पोल्यूटेंट्स हैं, तो वो ऑटोमेटिकली सॉइल में जाएंगे। फर्टिलाइजर्स अगर बहुत एक्सेसिव अमाउंट में जा रहे हैं, वेस्ट वाटर है या वेस्ट आप वहाँ पे डंप कर रहे हैं, केमिकल्स हैं इंडस्ट्रीज से जो आते हैं, फ्लुएंट्स, ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग से, तो इन सारी चीज़ों से सॉइल पोल्यूशन होती है। अब इसके इम्पैक्ट्स किस तरह से आते हैं? सबसे पहला इम्पैक्ट तो इसके ऊपर एग्रीकल्चर का आएगा, चूँकि आपकी जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। अगर आपकी सॉइल हेल्थ अच्छी नहीं है, सॉइल आपकी हेल्दी नहीं है, एक होता है सॉइल फर्टिलिटी, एक होता है सॉइल हेल्थ, ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। सॉइल फर्टिलिटी का मतलब है कि आपकी सॉइल कितनी फर्टाइल है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कितने ज़्यादा हैं, वो जितने ज़्यादा होंगे वो उतनी फर्टाइल होगी। लेकिन हमेशा फर्टाइल सॉइल हेल्दी सॉइल नहीं होती, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स भी आपको एक बैलेंस में, एक लिमिट में चाहिए होते हैं। अगर उससे ज़्यादा हो जाएंगे तो फर्टाइल तो हो सकती है आपकी सॉइल, लेकिन हेल्दी नहीं हो सकती, वो प्लांट्स की ग्रोथ को अच्छा नहीं करेगी। एग्रीकल्चर आपकी इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। फिर आपकी सॉइल डिजर्टिफिकेशन की तरफ चली जाती है। डिजर्टिफिकेशन का मतलब है कि सॉइल जो है ड्राई हो जाती है, उसमें पैचेस बन जाते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। डिजर्टिफिकेशन भी सॉइल पोल्यूशन की एक फॉर्म है। फूड सिक्योरिटी के इशू आपको आते हैं, जाहिर है आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, यील्ड कम होगी, लॉसेस होंगे, तो फूड सिक्योरिटी का कंसर्न भी उठेगा। फिर हेल्थ इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। इसमें जापान की हम केस स्टडी ले लेते हैं। जापान में एक डिजीज़ आई थी जिसको बोलते हैं ताए ताए, ई से वैसे ही लिखा जाता है, ई इसमें साइलेंट है, ठीक है, ताए ताए। ये डिजीज़ आई थी, इससे क्या हुआ था कि लोगों के यंग पीपल में उनके जॉइंट्स पे इम्पैक्ट आया था। जॉइंट्स जो है वो मूव नहीं कर रहे थे, कुछ इस किस्म की फिजिकल पोस्चर लोगों का चेंज हो रहा था। तो जब इस पे रिसर्च की गई तो पता ये चला कि ये उन लोगों में है जो राइस ज़्यादा खाते हैं। जापान में ज़्यादा राइस खाया जाता है, ये उनकी फूड है। अच्छा, फिर फर्दर जब रिसर्च की गई तो वो राइस जहाँ पे ग्रो कर रहे थे, जिस सॉइल में, वहाँ पे कैडमियम बहुत ज़्यादा था। तो पता चला कि उन राइस में कैडमियम बहुत ज़्यादा अकोमुलेट हो रहा था, और वो कैडमियम लोगों के अंदर जा रहा था, जिससे उनके जॉइंट्स के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा था। मतलब इससे पता चलता है कि पोल्यूटेड अगर सॉइल है, उसमें अगर आपकी फूड ग्रो हो रही है तो उससे आपके ऊपर कितने हेल्थ इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। फिर बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि सॉइल से एसोसिएटेड जितनी भी फॉर्म ऑफ लाइफ है वो कम हो जाएगी, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएंगे। अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो सबसे पहले है रिस्क असेसमेंट अप्रोच। रिस्क असेसमेंट अप्रोच का मतलब है कि आप अपना जो रिस्क है, जो प्रॉब्लम है, उसको असेस करें, पहले उसको आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम को, फिर उसका सोल्यूशन निकालें। सॉइल टेस्टिंग की तरफ जाएं आप, और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप फिर सॉइल के मैनेजमेंट की तरफ जाएं। इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जब आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से भी सॉइल पोल्यूशन होती है।
अच्छा, इसमें क्या करना है इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट में? सबसे पहले आपने जहाँ पे एग्रीकल्चर करनी है, जहाँ पे आपने उस क्रॉप को लगाना है, लेट्स सपोज वीट को, तो आपने उस सॉइल का टेस्ट कर लेना है। ठीक है, सॉइल का टेस्ट हो गया, हमें पता चल गया इसमें नाइट्रोजन कितनी है, फास्फोरस कितनी है, सल्फर कितनी है। सपोज इसमें नाइट्रोजन 20% है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, वहाँ पे जो क्रॉप ग्रो करनी है, फॉर एग्जाम्पल वीट, उसकी रिक्वायरमेंट को देखना है। नाइट्रोजन, वीट को कितनी नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है। सपोज वीट को 50% नाइट्रोजन चाहिए। अब आपने जो फर्टिलाइजर वहां पे ऐड करना है, फिर उसका टेस्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यूरिया ऐड कर रहे हैं, तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है। ठीक है, नाउ आपने अपना प्लान बनाना है कि 20% तो ऑलरेडी है सॉइल में, 50% उसको टोटल चाहिए, तो हमें कितनी ऐड करने की जरूरत है, ओनली 30%। लेकिन यूरिया से तो 46% जाएगी, इसका मतलब नाइट्रोजन एक्सेस अमाउंट में हो जाएगी, जिससे सॉइल पोल्यूशन होगी। तो हमने इस यूरिया में से 46% की बजाय हमने इसको 30% पे लेके जाना है। फिर हमारा जो प्लान होगा उस पर 30% नाइट्रोजन होगी। वो कैसी होगी, हम उसके बाद अपना इरिगेशन का प्लान बनाएंगे, उस यूरिया को हम डाइल्यूट कर लेंगे, उसकी कंसंट्रेशन को कम करेंगे, उसको वाटर में ऐड करके डालेंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट। देन वाटर, उसको फर्टिलाइजर को डाइल्यूट करेंगे, फिर हम अपनी इरिगेशन प्रैक्टिस को अपडेट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम फ्लड इरिगेशन पे नहीं जाएंगे, हम ड्रिप इरिगेशन पे जाएंगे। ड्रिप इरिगेशन का मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये आपकी लाइन्स है क्रॉप्स की, और यहाँ पे आपका वीट के प्लांट्स लगे हुए हैं। तो ड्रिप इरिगेशन में एक पाइपलाइन सिस्टम होता है, और यहाँ पे भी वॉल्व्स होते हैं, और पीछे से भी आपने जब पानी लगाना है आपने उसको ओपन कर देना है, और ड्रिप बाय ड्रिप उसी प्लांट को पानी मिलेगा, इसके इर्द गिर्द सॉइल को पानी नहीं मिलेगा। तो फिर रन ऑफ भी नहीं होगा, इन टर्न वाटर पोल्यूशन भी नहीं होगी, और इर्द गिर्द में सॉइल पोल्यूशन भी नहीं होगी। तो इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट। फिर बायो रेमेडिएशन में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हम ऐसे प्लांट्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो सॉइल से पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लें। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरफ जाएं, एनिमल मैन्योर की तरफ। ठीक है, लॉ इन्फोर्समेंट भी इसमें आप लेके आ सकते हैं। लॉ इन्फोर्समेंट का मतलब है कि आपके पास भी ऐसी लेजिस्लेशन होगी, जैसे पंजाब एनवायरनमेंट पॉलिसी 2015 की आप एग्जांपल दे सकते हैं। पंजाब एनवायरनमेंट पॉलिसी 2015 अगर आप देखें तो उसके अंदर जितनी भी सॉइल प्रॉब्लम्स हैं उन सब की रिकमेंडेशंस हैं। डिजर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी, उन सब के अबाउट रिकमेंडेशंस हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो लॉ इन्फोर्समेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप इम्प्लीमेंटेशन का आता है। आप ये भी रिकमेंड कर सकते हैं कि आपके पास डिपार्टमेंट्स होने चाहिए लोअर लेवल पे, लोकल लेवल पे, क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर है वो तो एग्रीकल्चर ऐसे बहुत वास्ट लेवल पे एक ही बंदे के नहीं, वो बहुत बहुत कम लैंडलॉर्ड्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा एकर्स हैं, मोर देन 100 ये वो। वरना हमारे जो फार्मर्स हैं जो टाउन्स में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, उनके पास एक एक दो दो एकड़ होता है। तो उनको कैसे अवेयरनेस देनी है, उनके लिए कैसे लेजिस्लेशन लेके आनी है ताकि हम सॉइल पोल्यूशन से बच सकें। दिस वॉज ऑल अबाउट सॉइल पोल्यूशन। अब आपकी सॉइल पोल्यूशन की कुछ फॉर्म्स रह गई हैं इस चैप्टर में। डिजर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी और सॉलिड वेस्ट का एक टॉपिक रह गया है, जो कि आई विल ट्राई के नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। This lecture is just for conceptual clarity and about basic idea. For full session, please contact the number given below.